हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी जो जीसी लियोंग की बुक है, दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लास 11th क्लास 12th में ये बुक चलती थी आपके जो आईसीएसई बोर्ड है उसमें, और यूपीएससी के लिए अपने आप में काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है क्योंकि इसमें कंसेप्ट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं। तो इस बुक में दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट था इसका फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 12, जो स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह से संबंधित था। थोड़ा बहुत उसमें ओशियनोग्राफी का पार्ट भी था। तो वो चीज़ें हम जो है बहुत पहले ही कवर कर चुके हैं, वो 12 के 12 चैप्टर्स। और उनके फीडबैक्स के आधार पर, मतलब उस बुक के ऊपर जो हमें फीडबैक मिला है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है। तो उसके हिसाब से ही आप लोगों ने ये डिमांड करी है कि जल्द से जल्द इस बुक को कंप्लीट किया जाए। तो इसी में आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 13 से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास 13 से लेकर 25 तक, यानी कि 13 चैप्टर्स और बचे हुए हैं इस बुक में टोटल। तो उसको हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। जो हमारा ये सीरीज ऑफ वीडियोस स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो के साथ उसमें। और इसमें जो शुरुआती दो चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 13 जो वेदर के लेकर बात करेगा, चैप्टर 14 जो क्लाइमेट को लेकर बात करेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा मैं कहूँगा कि कंसेप्चुअल वीडियो है, या इसमें कंसेप्ट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद हम जैसे ही 15वें नंबर चैप्टर से आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर अलग अलग क्लाइमेट के बारे में बात की गई है, वो चैप्टर्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी आसान है। उनमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये चैप्टर 13 और 14 करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर जो है आगे की तरफ को ऐसे ही बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये वीडियोज़, इस बाकी बची हुई बुक के जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के सामने जल्द से जल्द आ जाए। तो पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप सभी लोग देख रहे हैं। पार्ट 2 जो है हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। अगर पार्ट 1 आप लोगों से किसी से मिस हुआ है या आप लोगों को नहीं पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जो है पार्ट 1 की वीडियो सीरीज़ भी है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप लोग पार्ट 1 के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो जैसा सपोर्ट, जैसा प्यार आप लोगों ने पहले वाले पार्ट 1 में हमें दिखाया था, उसी तरीके के प्यार की, उसी तरीके के सहयोग की उम्मीद जो है मैं इस पार्ट में भी कर रहा हूँ। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं वो लोग लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट ये पहुँच सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट है वो काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर अवेलेबल है। अगर आप खाली वीडियोस की बात करते हैं तो काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे हैं जो एज ऑफ नाउ अभी के लिए यूट्यूब पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें कुछ नोट्स वगैरह हैं, या इस तरीके कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है जो आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू भी प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन वो सब भी जो है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में है। और क्वालिटी के बारे में, कंटेंट की जो क्वालिटी है, जो लेवल ऑफ टीचिंग है हमारा, उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच में या इस तरीके के कहीं भी सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ करते हैं, कोई ग्रुप्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरीके की चीज़ें अगर पहुँच सके। तो हमारा जो एक मकसद है कि हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, तो वो सभी लोगों तक उसका फ़ायदा जो है वो पहुँच सकेगा। और बाकी जो लोग अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो पहली बार हमारा वीडियोज़ देख रहे हैं, तो उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो यही सारी बातें हैं। पार्ट 1 आप लोग पहले देख चुके हैं, पार्ट 1 ऑफ दी बुक, नॉट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का तो पार्ट 1 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 ऑफ दिस बुक मतलब फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 12, तो वो आप लोग देख चुके हैं। हम लोग आज पार्ट 2 यानी कि चैप्टर नंबर 13 जो है वेदर, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप देखेंगे तो। और अराउंड इसको हम लोग 3 पार्ट के आसपास, 3 to 4 पार्ट्स के आसपास इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 ऑन वेदर। देखिए, अब एज यूजुअल अब हम लोग अपनी बुक में आ गए हैं, और तरीका आप लोगों को पता है। करते हम लोग क्या है कि बुक जो है वो लाइन बाय लाइन रीड करेंगे,
और जहाँ पर भी जो भी कंसेप्ट होगा, जहाँ पर भी डिटेलिंग की ज़रूरत होगी, वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगा। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग साथ में पढ़ते रहिए, अगर बुक नहीं है तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों को एज सच मैं तो कहूँगा कि बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप लोग हमारे फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, उसके थ्रू हम लोग आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से फिर आप उससे पढ़ सकते हैं, फिर आपको बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए चैप्टर 13 जो है वो वेदर के बारे में बात करेगा। अब यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं, एक है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट। तो सबसे बड़ा सवाल जो आता है मन में, है ना, अगर आपको नहीं पता तो एक सवाल मन में ज़रूर आएगा कि वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए, द टर्म वेदर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद क्लाइमेट, दो दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इन द स्टडी ऑफ मीटीरियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। ये चीज़ यही बोल रहा है कि हमें वेदर और क्लाइमेट को कंफ्यूज नहीं करना है। मतलब हम कभी बोल दें कि वेदर, कभी बोल दें क्लाइमेट, ऐसा नहीं है। दीज टू वर्ड्स आर नॉट सिनोनिम्स, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स या पर्याय नहीं है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। हालांकि अगर हम मीटीरियोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों वर्ड जो है आपस में क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, लेकिन एक नहीं है। अब सबसे पहली बात आती है कि ये मीटीरियोलॉजी जो एक नया टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये क्या है। देखिए, मीटीरियोलॉजी जो वर्ड है इसको आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, आप इसको कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की स्टडी है ये। एंड इसको आप साथ में ये भी बोल सकते हैं कि वेरिएशंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब एटमॉस्फेयर आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, जो एयर का एक पूरा का पूरा बास्केट है, या आप कह सकते हैं जो बबल बना हुआ है अर्थ के अराउंड, दैट इज एटमॉस्फेयर, जिसमें अलग अलग तरह की गैसेज होती हैं, उसकी लेयर्स वगैरह होती हैं, है ना। आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तापमान, ये आज 40 डिग्री तापमान है, आज 35 डिग्री तापमान है, दैट इज टेम्परेचर। और ह्यूमिडिटी भी आपको पता है, जो हवा में नमी होती है, जो वाटर वेपर होते हैं, जो वाटर का कंटेंट होता है एयर में, उसी से बनती है ह्यूमिडिटी। अब उसके अलग अलग टर्म होते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो सब हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़े हैं, तो उनको बार बार जो है हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, पर आप लोगों को वो सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूर है ताकि आप कंसेप्ट्स एक साथ समझ सके और चीज़ों को जो है वो क्या कर सके, को रिलेट कर सके। लेकिन बार बार अब ह्यूमिडिटी आया है तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है ना, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अगर हमारे चैनल के साथ, हमारे कोर्सेज के साथ पहले से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारे टर्म्स अब तक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो मीटीरियोलॉजी का मतलब वही है कि स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के वेरिएशंस जो हो रहे हैं उसको जो पढ़ना है, वो उसकी जो स्टडी है दैट इज मीटीरियोलॉजी। अब इसी में एक टर्म या एक बॉडी मैं कहूंगा जो है दैट इज IMD। IMD मतलब इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब ये बताने का यहां पर मकसद क्या है, ये बताने का यहां पर मकसद क्या है कि IMD के द्वारा जो है वो इस तरीके की चीज़ें आप लोग न्यूज़ में अक्सर सुनते रहते हैं कि IMD जो है, मतलब जैसे जब गर्मियों का मौसम होता है, स्पेसिफिकली अगर हम नॉर्थ इंडिया वगैरह की बात करें तो IMD की कुछ वार्निंग्स आती है कि यहाँ पर कुछ हीट वेव चल सकती है ना, इस एरिया में जो है वो टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुँच सकता है, या राजस्थान का कोई इलाका है जहाँ पर आज के दिन में या मई जून की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो 48-49 डिग्री पहुँच गया। तो वो सारा का सारा जो स्टडी कर रहा है वो कौन करता है, IMD, दैट इज इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आई होप चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद दूसरा टर्म दिया गया है दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। अब ये क्लाइमेटोलॉजी क्या है, देखिए क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो मैं ये कहूँगा कि क्लाइमेटोलॉजी भी स्टडी तो इन्हीं चीज़ की कर रहा है, किसकी स्टडी तो इन्हीं चीज़ की कर रहा है, एटमॉस्फेयर की, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की, लेकिन ऑन अ लॉन्ग
लॉन्गर टाइम पीरियड, लॉन्गर टाइम पीरियड मतलब कि अगर आप डे टू डे वेरिएशन की बात कर रहे हैं, है ना, एटमॉस्फेयर की आप स्टडी कर रहे हैं और डे टू डे वेरिएशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि आज मौसम कैसा है, आज तापमान कैसा है, अगर आप डे टू डे स्टडी की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी अकाउंटेड अंडर मीटियोरोलॉजी। और आप एक अगर लंबे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, लंबा टाइम पीरियड अब वो कितना है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, अगर आप एक लॉन्गर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो वो स्टडी किसकी होगी, दैट विल कम अंडर क्लाइमेटोलॉजी। तो इसीलिए बोला गया है कि ये दोनों टर्म जो है वेदर क्लाइमेट आपस में रिलेटेड है, लेकिन इनको एक समझने की गलती आप लोग नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा है कि वी डोंट हियर पीपल सेइंग दैट द क्लाइमेट ऑफ द डे इज वार्म और कोल्ड, मतलब हम लोगों को ये कहते हुए नहीं सुनते कि आज के दिन का, एक दिन का क्लाइमेट जो है वो कैसा है, वार्म है यानी कि गर्म है या ठंडा है, लेकिन हम ये कहते हुए ज़रूर सुनते हैं या ये हम खुद भी कहते हैं जैसे कि वार्म वेदर, कि वेदर जो है वो वार्म है, मॉर्निंग कोल्ड है, कोल्ड मॉर्निंग है, आफ्टरनून सनी है यानी कि बहुत तेज़ धूप निकल रही है तो दिन में क्या है, सनी आफ्टरनून है, बारिश हो रही है तो हम कहते हैं रेनी डे है। या तो बचपन में तो आपको पता है कि रेनी डे जब होता था तो स्कूल की छुट्टियां हो जाया करती थी, है ना, तो रेनी डे होता था। और चिली नाइट, चिली नाइट मतलब खाने वाली चिली नहीं, चिली मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या है, चिल्ड वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब यहां से आप आई थिंक चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जो यहाँ पर पहली लाइन लिखी है कि हम लोग ये नहीं कहते कि क्लाइमेट ऑफ आवर डे इज वार्म, बट हम क्या कहते हैं, वार्म वेदर। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि वेदर टर्म हम जब यूज करेंगे, व्हेन वी विल यूज द टर्म वेदर, वो क्या होगा, वो डे टू डे वेरिएशंस के बारे में या डे टू डे कंडीशन बताएगा हमें। और जब हम वर्ड यूज करेंगे क्लाइमेट तो वो कैसा होगा, दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म, वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा होगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब आगे देखिए, एनी कैजुअल रिमार्क्स अबाउट द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम आर अबाउट वेदर। यही बोला जा रहा है कि कुछ भी कैजुअल रिमार्क्स जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, किसी भी जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब पर एट अ सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम मतलब जैसे कि सुबह ये हो रहा है, दिन में ये हो रहा है, शाम को ये है, रात को ये है ना, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज वो उसके वेदर के अबाउट हम बात कर रहे हैं, हम उसके क्लाइमेट को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। क्लाइमेट अलग है ना, डे टू डे वेरिएशन हो रहा है, या आप डे टू डे अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको आवर टू आवर भी बोल सकते हैं कि सुबह ऐसा है, 2 घंटे बाद ऐसा हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि दैट इज द चेंज इन दी वेदर बट नॉट द चेंज इन दी क्लाइमेट। मैंने आपको बताया क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म की बात करता है। अब वेदर जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होगा, मतलब एक जैसा नहीं होगा, एंड दस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, तो हम उसको जनरलाइज्ड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि वेदर जो है वो हमेशा से एक सा बना हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ऊपर एग्जांपल दिया गया है कि सुबह जो है उसमें थोड़ा ठंड है, कोल्ड मॉर्निंग है, दिन में फिर क्या हो रहा है, दिन में आफ्टरनून में धूप आ गई तो सनी आफ्टरनून हो गया, अगर बारिश हो रही है तो रेनी डे है, या फिर अगर रात को बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है तो हम कहेंगे चिली नाइट है। तो वो एक जैसा नहीं है, ठीक है ना, और उसको हम जनरलाइज भी नहीं कर सकते। अब इन द सेम कंट्री इवन ओवर अ स्मॉल एरिया द वेदर कैन वेरी ट्रिमेंडसली। अब एक ही देश में, अभी तो ये बहुत मतलब बड़े स्तर पर बात नहीं कर रहा है, बड़े लेवल पर बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक कंट्री के लेवल पर बात कर रहा है कि अगर एक कंट्री के अंदर भी हम बात करें तो स्मॉल एरिया यानी कि बहुत छोटे से एरिया, बहुत छोटे से क्षेत्र में भी जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। कि डिस्ट्रिक्ट के किसी पार्ट में हो सकता है कि धूप आ रही हो, सनी हो, और दूसरे ही पार्ट में यानी कि कुछ माइल्स अवे यानी कि थोड़ा सा दूरी पर बहुत तेज़ बारिश हो रही हो। ऐसा होता है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस करी है तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। स्पेसिफिकली अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं कि आपके आसपास कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई हिली एरिया है, तो वहाँ पर ऐसा बहुत जल्दी होता है कि थोड़ा सा दूरी पर बारिश हो रही है, थोड़ा सा दूरी पर धूप आ रही है, ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। मतलब कि एकदम से धूप आएगी, थोड़ा सा बादल बनेंगे, एकदम से बारिश होगी, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से धूप आ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है आई होप आप समझ पा रहे हैं, है ना। और जगह का भी आप समझ गए कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दूरी अगर होगी तभी वेदर में जो है चेंज होगा या वेदर में वेरिएशन होगा।
पास में भी ऐसा हो सकता है कि 2-4-10 किलोमीटर में आपको पता लगे कि यहाँ पर बारिश हो रही है, 2-4-10 किलोमीटर में नहीं हो रही है ना, तो ऐसा भी होता है। अब ये बोला गया है कि अलोंग द कोस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग गेल्स आ रहे हो। स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब होता है बहुत तेज हवाएं जो तटीय इलाकों में कभी कभी चलती है, कोस्टल एरियाज में। तो ऐसा हो सकता है कि तटीय इलाकों में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो इंटीरियर इलाका है वो कैसा है, रिलेटिवली काम है। इंटीरियर मतलब जो अंदर का इलाका है, जो कोस्टल एरियाज के अंदर का इलाका है वो कैसा है, वो काम है, वहां पर हवा ज्यादा नहीं चल रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट एनी प्लेस कैन बी सब्जेक्टेड टू हैफेजर्ड चेंजेस इन वेदर एट एनी टाइम। ये हमें रियलाइज करना, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी जगह पर, एनी प्लेस, किसी भी जगह पर जो है वो वेदर में कोई भी हैफेजर्ड चेंजेस जो है वो आ सकते हैं, और वो भी कभी भी, एट एनी टाइम। आई होप वेदर के बारे में आप समझ गए कि डे टू डे वेरिएशन की हम जो बात कर रहे हैं, या आवर टू आवर की जो वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो जो हम शॉर्ट टर्म वेरिएशन की बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, उसको हम वेदर बोलते हैं। अब जब हम बात करते हैं टर्म क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो वी मीन दी एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ कंसिडरेबल टाइम। यानी किसी भी एरिया के अगर हम वेदर की बात करेंगे तो आप समझ गए कि अभी क्या हो रहा है, 2 घंटे बाद क्या हो रहा है, दैट इज वेदर। लेकिन अगर हम उसी एरिया के क्लाइमेट की बात करें, तो क्लाइमेट की हम बात करेंगे तो वो क्या है, दैट इज योर एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। उस एरिया के एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और वो भी कंसिडरेबल टाइम के लिए। अब एवरेज आप लेंगे तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए, है ना, मतलब आप कुछ टाइम पीरियड कैलकुलेट करके उसके हिसाब से फिर एवरेज लेंगे। तो वो जो एवरेज होता है दैट इज योर क्लाइमेट। यानी कि आप सिंपल भाषा में जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही हो गया ये, कि लॉन्ग टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं जब। और क्लाइमेटिक एवरेज लेने के लिए ये एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है कि मिनिमम पीरियड ऑफ अराउंड 35 ईयर्स, मतलब 30 से 35 सालों का एक एवरेज लिया जाता है। उसके बाद फिर किसी भी एरिया के क्लाइमेट को क्या करा जाता है, डिफाइन करा जाता है। अब दिस इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, काफी ज्यादा सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होती है, रिकॉर्डिंग है, प्रोसेसिंग होती है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद फिर हम ये क्लाइमेट जो है वो, इसका एवरेज, मतलब ये एवरेज जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस निकलती हैं उसी से हम क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट क्या है, जैसे कि हम किसी भी जगह की बात करें तो वहाँ का हम रेनफॉल मेजर करेंगे, वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करते रहेंगे, ह्यूमिडिटी है, एयर प्रेशर, विंड्स, क्लाउड्स, सनशाइन, है ना, और ये सब चीज़ें करेंगे बिफोर एनी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्लाइमेटिक मीन्स और एवरेजेस कैन बी अराइव्ड। मतलब चीज़ें हम मेजर तो डेली करेंगे, जैसे रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल डेली मेजर होगा किसी भी जगह का, टेम्परेचर है तो डेली मेजर होगा, ह्यूमिडिटी डेली मेजर होगा, लेकिन उसका हम जो डेली बात कर रहे हैं वो तो वेदर हो जाएगा कि आज ज़्यादा बारिश हो गई, आज टेम्परेचर ज़्यादा है, आज टेम्परेचर कम है, दैट इज द वेदर। लेकिन जो हम वो डेली मेजर कर रहे हैं उसको जब हम एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में लेके चलें और जब उसका हम एक एवरेज निकालें, तब हमें पता लगेगा कि हाँ, इस जगह का जो क्लाइमेट है वो वाकई में कैसा है, हॉट क्लाइमेट है या फिर रेनी क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है। वो हमें तभी पता लगेगा जब हम उसका एक कंसिडरेबल टाइम पीरियड, जो कि यहाँ पर कितना बताया गया है, लगभग 35 साल के आसपास, 30 से 35 साल के आसपास का जो एवरेज लेते हैं, तब हम उस जगह के, पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर बोला है, अब ये बुक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉरेन ऑथर की बुक है, तो इसमें जो जगहों के नाम या जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे के सारे भी फॉरेन से रिलेटेड ही होते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि क्लाइमेट ऑफ मलेशिया, मलेशिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट विच इज अ समिंग अप ऑफ द एवरेज एवरीडे क्लाइमेट ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द ईयर। ये देखिए वही बात कर रहा है कि एवरेज जो एवरीडे क्लाइमेट है, उस देश का जो एवरीडे क्लाइमेट है, कहाँ का, मलेशिया की बात हो रही है, तो वहाँ का जो एवरीडे क्लाइमेट है उसको जब हम क्या करते हैं, या एवरीडे का जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वेदर है, क्योंकि एवरीडे का तो क्लाइमेट होता नहीं है ना, वेदर होता है, तो उसको जब हम मेजर करते हैं और उसका जब हम एक एवरेज लेते हैं, पूरे साल भर का एवरेज लेते हैं, तो वहाँ से हमें ये पता लगता है कि मलेशिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो हॉट है, यानी कि गर्म होता है, वहाँ पर बारिश भी वहाँ पर ज़्यादा है तो इसलिए वो वेट भी रहता है, और इक्वेटर के पास है ना, तो वहाँ पर वो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएगा, तो दैट विल बी द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अब यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मलेशिया का वेदर ऐसा है, वेदर तो मैंने आपको फिर बताया कि एक जनरलाइज टर्म नहीं है,
वो तो चेंज होता रहेगा, पर ये एक बड़ा स्पेसिफिक जनरलाइज टर्म इन्होंने दिया है कि यहाँ का वेदर जो है वो ऐसा है, कैसा, हॉट, वेट, इक्वेटोरियल। तो ये क्लाइमेट हो गया, वेदर नहीं है ये, ठीक है ना। आई होप क्लियर है चीजें। अब आगे देखिए, द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन द क्लाइमेट और वेदर ऑफ अ कंट्री ऑल्सो डिफर्स। मतलब जो वेरिएशन हो रहा है वो कितना वेरिएशन है, हर जगह पर क्या वेरिएशन एक जैसा होगा, ऐसा भी नहीं है। जो वेरिएशन की डिग्री है, द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, वो भी क्या करेगी, दैट विल ऑल्सो भी चेंज, वो भी डिफर करेगी, वो भी अलग अलग होगी। मतलब देखिए, अगर हम बात करते हैं द क्लाइमेट ऑफ टेम्परेट लैटिट्यूड्स इज फार मोर वेरिएबल देन दैट ऑफ द ट्रॉपिक्स। यानी कि वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप टेम्परेचर की बात करें, है ना, क्योंकि वेदर की बात हो रही है, तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई ट्रॉपिकल रीजन है। अब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, है ना, क्या होता है ट्रॉपिकल रीजन, ये तो पता है ना आप लोगों को, फिर भी चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। आपको पता है ये है इक्वेटर, है ना, कितना पे, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर। इससे थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो यू हैव 23.5 डिग्री पर आपको मिल जाएगा ट्रॉपिक ऑफ, क्या मिल जाएगा, कैंसर, कर्क रेखा। नीचे आ जाएंगे साउथ में तो वहीं पर आपको 23.5 डिग्री पर क्या मिल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर रेखा। अब इनके बीच का जो ये जोन होता है दैट इज नोन एज योर ट्रॉपिकल रीजन। और इससे अगर हम ऊपर चले जाएं तो हमें पता है कि वो क्या होगा, या तो सब ट्रॉपिकल उसको बोलते हैं या फिर टेम्परेट बोलते हैं, है ना। अब इसमें ये बोला है कि जो ये वाला रीजन है, कौन सा रीजन, हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन की। इस रीजन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो कैसा होगा, वेरिएशन तो होगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर का या सारे का सारा वेदर का, बट वो कम होगा। मतलब साल भर यहां पर जो, अगर मान लीजिए कि आज 30 डिग्री टेम्परेचर है तो कल हो सकता है 32 हो जाए, या मिनिमम जो है वो हो सकता है कि 28 हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। वहीं अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करते हैं इन दिस टेम्परेट रीजन पे, टेम्परेट रीजन पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हो सकता है कि गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 42-45 डिग्री इतना तक पहुंच जाए, इतना तक पहुंच सकता है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिया है दैट ऑल्सो लाइज इन द इन द टेम्परेट रीजन ओनली, या सब ट्रॉपिकल रीजन में ही इंडिया भी लाई करता है। अगर आपको इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पता है तो आपको ये चीज़ पता होगी, लोकेशन में हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी है ना। और सर्दियों में हो सकता है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाए, 10 डिग्री 15 डिग्री तक भी जो है वो टेम्परेचर जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर है वो इट कैन बी अबाउट 32 डिग्री, या फिर मिनिमम जो है वो 30 डिग्री 28 डिग्री ऐसा हो सकता है ना। तो उसके हिसाब से आप वेरिएशन अगर समझें तो वेरिएशन कहाँ पर ज़्यादा है, टेम्परेट रीजन में या सब ट्रॉपिकल रीजन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। वेरिएशन मतलब क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन भी कर लें, अगर आपको नहीं पता है तो वेरिएशन मतलब आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है या फिर जो मिनिमम टेम्परेचर गया है उसका एक डिफरेंस अगर हम ले लें तो सब्ट्रैक्ट कर लें इसको। अब यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम बाय मिनिमम का डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ 4 डिग्री, है ना, कहाँ पर, यहाँ पर। और वहीं अगर इसके मुकाबले हम बात करें कि यहाँ पर 45 डिग्री मैक्सिमम है, मिनिमम 10 डिग्री है, तो वेरिएशन कितना बन जाता है, वेरिएशन बन जाता है 35 डिग्री का। तो यही बात बोली गई है कि जो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी है वो भी क्या है, अलग अलग है। यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। अब यहाँ पर फिर से एक फॉरेन प्लेस का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि बुक मैंने आपको पहले ही बताया फॉरेन ऑथर की है तो फॉरेन के एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। द क्लाइमेट ऑफ द ब्रिटिश आइल्स का जो क्लाइमेट है, ब्रिटिश आइल्स मतलब क्या होता है, स्मॉल आइलैंड, है ना, कोई स्मॉल आइलैंड द्वीप जो है। ब्रिटिश आइल्स का जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा चेंज होता है, चेंज इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया है कि ब्रिटेन में कोई क्लाइमेट तो है ही नहीं, वहाँ सिर्फ वेदर है। क्लाइमेट मैंने आपको फिर बताया जो लॉन्ग टर्म होता है दैट इज क्लाइमेट, और जो वेदर है, वेदर क्या होता है, जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में बात कर रहे हैं। तो वहाँ का जो टेम्परेचर, मतलब जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा चेंज होती हैं कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर स्टैटिक तो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ चेंज हो रही है, और चेंज होने वाली चीज़ क्या होती है, दैट इज वेदर। तो वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि ब्रिटेन में क्लाइमेट तो है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ क्या है, वेदर है। और वहीं अगर उसके कंपैरिजन में हम बात करते हैं इजिप्ट के क्लाइमेट की, तो इजिप्ट का क्लाइमेट इतना ज़्यादा स्टैटिक है, मतलब वहाँ पर वेरिएशंस क्या होंगे, कम होंगे।
और वहां पर वेरिएशंस कम है तो वहां पर मेक्स अ गुड डील ऑफ सेंस व्हेन पीपल से दैट, जब लोग ये कहते हैं कि इजिप्ट में वेदर नहीं है, वहां पर सिर्फ क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि वहां पर वेरिएशंस बहुत ही कम है। अब यहां पर ये जो दो जगहों के नाम लिए गए हैं, एक आप देख सकते हैं ब्रिटेन और दूसरा दिया गया है इजिप्ट, है ना। जो कंसेप्ट हमने नीचे पढ़ा, जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाली बात, एक तो आपको वो समझ में आई होगी, और दूसरी जो ये दो जगह दी है इनको हम लोग थोड़ा सा मैप में देखते हैं, सो दैट कि आपको ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल वाला जो कंसेप्ट है, जो वेरिएशन वाला कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो मैं आपको इन दोनों जगहों को मैप में दिखाता हूं। जगह का नाम याद रखिए, एक है ब्रिटेन और दूसरा है इजिप्ट। बोला क्या गया है कि ब्रिटेन में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सिर्फ वेदर है, और इजिप्ट में जो है वो स्टैटिक है, चीज़ें जो है वो चेंज नहीं हो रही हैं, वेरिएशंस बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ क्या है, क्लाइमेट है, वेदर नहीं है। तो चलिए इन दोनों जगहों को हम पहले मैप में देखते हैं और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अपने माइंड में और ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक जगह का नाम दिख रहा है, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, है ना। यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर आयरलैंड है, तो यहाँ पर जो है आपका ब्रिटेन यहीं पर आ जाता है। आई होप चीज समझ रहे हैं। और दूसरी जो वहां पर जगह का नाम दिया गया था, दैट वाज इजिप्ट। ये है देखिए इजिप्ट, एक अफ्रीकन कंट्री है इजिप्ट, और यहां पर ये जो लाइन पास हो रही है, ये लाइन कौन सी है? दिस लाइन इज योर इक्वेटर। ये है भूमध्य रेखा या इक्वेटर। अब यहां से आप चीज को समझिए, मैंने आपको बताया कि इक्वेटर के जितना पास होगा या इक्वेटोरियल रीजन में जितना ज्यादा होगा, वहां पर वेरिएशन क्या है, कम है। तो इजिप्ट आप देख पा रहे हैं कि इक्वेटर के पास है एज कंपेयर टू ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन थोड़ा दूर है इक्वेटर के और इजिप्ट पास है। तो इजिप्ट में वेरिएशन कैसे होने चाहिए? इजिप्ट में वेरिएशन क्या होंगे? वेरिएशंस क्या आप कह सकते हैं, लेस वेरिएशंस, वेरिएशंस कम होंगे। और ब्रिटेन जो थोड़ा सा दूर है, यहां पर क्या होंगे, यहां पर मोर वेरिएशंस होंगे। तो अब इसीलिए चीजें क्या है, देखिए मैप की इंपॉर्टेंस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि यहां से तो आप ये चीज समझ गए। अब अगर आपको मैप का थोड़ा सा आइडिया है, आपको एक रिलेटिव लोकेशंस का अगर पता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी देश का नाम दे दिया अल्जीरिया, दूसरा आपको नाम दे दिया फ्रांस, है ना, या आपको नाम दे दिया मान लीजिए साउथ कोरिया, आपको नाम दे दिया इंडिया, तो आपको इनकी अगर रिलेटिव पोजीशंस पता है तो आप इनके जो एक क्लाइमेट को लेकर एक जनरल कमेंट कर सकते हैं। मतलब स्पेसिफिकली तो आप नहीं बता पाएंगे कि कितना वहां पर टेम्परेचर होता है या क्या होता है, लेकिन फिर भी आप उसका एक कह सकते हैं कि एक अप्रॉक्सीमेट जो उसके बारे में है वो बात कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि इंडिया है या साउथ कोरिया है ना, या फिर आप बात करें अल्जीरिया है और फ्रांस है, तो आप कह सकते हैं कि अल्जीरिया में कंपैरेटिवली जो वेरिएशन है वो कम होगा और फ्रांस में जो वेरिएशन है वो ज्यादा होगा। लेकिन मैं फिर से एक चीज आपको बताऊंगा कि ये जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी ही मतलब बहुत बेसिक सी चीज है। अभी आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर के ऊपर, किसी भी जगह के टेम्परेचर या तापमान के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो और भी बहुत सारे होते हैं। कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट होता है ना, कि अगर कोई जगह समुद्र के या पानी के पास है तो वहां पर क्या होगा, वेरिएशंस जो है वो कम होंगे। अगर कोई अंदर की जगह, कोई इनलैंड जगह पर है जहाँ से चारों तरफ जमीन है, तो वहां पर वेरिएशंस बहुत ज्यादा होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब ये भी एक पूरा ओवरऑल एनालिसिस है इसका। लेकिन ये थोड़ा बहुत जो वेरिएशंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पर अबाउट दी रीजन या अबाउट दी जोन आप कह सकते हैं कि इक्वेटर के पास है तो वेरिएशन कम होगा, दूर है तो वेरिएशन ज्यादा होगा, वो दिखाने की कोशिश मैं आपको यहाँ से कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ रही होगी और इसी तरीके से इसको पढ़ना है। ज्योग्राफी तो हमेशा ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट रहा है ना, हमेशा। और मैं ये चीज़ कहते भी आया हूँ कि ज्योग्राफी एक तरीके से सोशल साइंस आप कह लें या सोशल स्टडी आप कह लें, उससे कहीं ज़्यादा ये साइंस है, ये एक विज्ञान है जिसको आपको समझना होगा, इसको आप रट नहीं सकते। आपको पॉलिटी है, आपको हिस्ट्री है, आपको रटनी पड़ेगी। आपको पॉलिटी में आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट्स वहाँ पर भी हैं, लेकिन एज सच वहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह जो है वो ज़्यादा है, तो वो आपको रटने पड़ेंगे। हिस्ट्री में जो भी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी चल रही है वो सब आपको रटनी पड़ेगी कि कौन सी बैटल हुई या कौन सा क्या हुआ। इंडियन नेशनल मूवमेंट है तो उसमें क्या चीज़ हुई, कौन कौन से लीडर्स हैं, उनका क्या रोल है, कौन कौन से मूवमेंट हुए, है ना, गांधी जी ने क्या करा। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। लेकिन ज्योग्राफी में एज सच याद करने को ज़्यादा नहीं है।
अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट्स हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वो मोर देन इनफ है। फिर आप उनको अपने कुछ वर्ड्स के साथ सब्सटेंशिएट करके आंसर ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो फोकस है, जो मेन फोकस है इन ज्योग्राफी, दैट शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग। आपको कंसेप्ट समझने हैं, तब जाके आप ज्योग्राफी को बड़े आसानी से कर पाएंगे। अगर आप चीज़ें रटते रहेंगे तो फिर वो काम नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, अगर मान लीजिए आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया कि ये वेरिएशन जो है इक्वेटर के पास कम होगा, दूर है तो ज़्यादा होगा। अब बुक में 2 नाम दिए हैं, इजिप्ट और ब्रिटेन। अब एग्जाम में या कहीं पर भी ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ यही 2 नाम दिए जाएं। अब आपने ये 2 नाम तो रट लिए, है ना, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए कोई और नाम आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको तो लगेगा कि ये तो पता नहीं क्या ही है, मैं तो जवाब नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, वटएवर, है ना। अब उसी के अगर कंपैरिजन में अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो आपको वर्ल्ड में थोड़ा सा मैप का अगर आइडिया है तो आपको दुनिया में कोई भी जगह दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारी की सारी जगहों के बारे में जो है वो बिल्कुल सही तरीके से अपना प्रेडिक्शन या अपना जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो चलिए वापस बुक की तरफ चलते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब इसमें अगला जो पार्ट है वो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, कि क्लाइमेट और वेदर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर इसमें जो आगे ये एलिमेंट्स वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग अगले पार्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि इसकी महत्वता क्या है क्लाइमेट और वेदर की। द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर ओवर मेन्स एक्टिविटीज कैन बी सीन फ्रॉम हिज एवरीडे लाइफ, यानी कि क्लाइमेट का और वेदर का जो मानव की एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, उसके ऊपर असर या इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं उसकी एवरीडे लाइफ में, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में असर हम देख सकते हैं। जो फोर्सेस ऑफ नेचर है, दे हैव रेगुलेटेड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द सॉर्ट ऑफ फूड वी ईट, यानी कि हम किस तरीके का खाना खाते हैं। आपको पता है कि गर्मियों का अगर सीजन है या गर्मियों का अगर मौसम है तो उस समय आप जो है क्या करेंगे, ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, आइसक्रीम्स खाते हैं, मतलब इस तरीके की ठंडी चीज़ें खाते हैं। अब सर्दियों में जिस समय बाहर कोहरा लगा हो, टेम्परेचर बहुत कम है, तो उस समय आप ये चीज़ें जनरली नहीं खाएंगे। मतलब अब बच्चे हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो खा तो कुछ भी सकते हैं अपनी मनमर्जी से, बट एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अब व्हाट वी वेयर, यानी कि हम क्या पहनते हैं। अब ये बात भी ऑब्वियस ही है कि गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। सर्दियों में वही हम लोग बहुत हैवी क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर है, जैकेट्स है, ये सारी चीज़ें पहनते हैं। हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। मतलब अब गर्मियों में पता है कि हम अगर गर्मी का मौसम है तो हम क्या करेंगे, पंखा चलाएंगे, कूलर, एसी, ये सब चीज़ें चलाएंगे, है ना। और वहीं अगर सर्दी होगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये सब चीज़ें तो नहीं चलाएंगे, साथ ही साथ कंबल, रजाई, इन सब चीज़ों में बैठे रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ हमारी जो मेंटल अलर्टनेस है, हमारा जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, और इवन अवर रेशियल डिफरेंसेस व्हेन क्लोजली एग्जामिन्ड हैव एटलीस्ट सम रिलेशनशिप विद क्लाइमेट, यानी कि हमारी जो मेंटल अलर्टनेस है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। कि जैसे सर्दियों के दिनों में आपको क्या होता है, आपको पता है कि थोड़ा सा नींद वगैरह सी ज़्यादा आती है ना, मेंटल अलर्टनेस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। गर्मियों के मौसम में वही बात करें तो गर्मी लग रही है थोड़ा थोड़ा, तो मेंटल अलर्टनेस बनी रहती है। हमारा जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होता है उस पर भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जो रेशियल डिफरेंसेस हैं, रेशियल मतलब जो आप कह सकते हैं नस्ल में जो अंतर है, कि आपको पता है कि जो ठंडे इलाके के लोग हैं वहां पर जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ देश ऐसे हैं जहां के लोग काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं रेड उनकी स्किन होती है या वाइट उनकी स्किन आप कह सकते हैं, है ना। वहीं अगर दूसरी तरफ आप जाएं, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज में आप जाएं, तो वहां के आप लोगों को देखेंगे कि दे आर डार्कर इन शेड्स, उनका जो कलर है वो थोड़ा सा क्या होता है, डार्क होता है ना। तो ये सारी चीजें भी जो है वो क्लाइमेट से ही प्रभावित हो रही हैं। अब हमें ये चीज पता है कि द डायरेक्शन ऑफ विंड्स वंस कंट्रोल द पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग रूट्स। हमने ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा था जब हम लोगों ने एनसीईआरटी में अपना मॉनसून वाला टॉपिक पढ़ा था, या उससे पहले भी जब हम लोग अबाउट दी एटमॉस्फेरिक विंड्स या प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने पढ़ा था ट्रेड विंड्स, जिसको बोल लेते हैं व्यापारिक पवनें, है ना। व्यापारिक पवन जो होती है वो किसी जमाने में उसको ट्रेड विंड्स इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो ट्रेडिंग रूट्स का पैटर्न क्या करती थी, डिफाइन करती थी। साथ ही साथ जो सेफ्टी ऑफ मॉडर्न एयर कम्युनिकेशंस है इज क्लोजली टाइड टू एक्यूरेट मीटेरोलॉजिकल रिपोर्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशंस। एयर कम्युनिकेशंस मतलब जो आपके ये सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है या जो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, वो सारा का सारा भी
क्या है, इसी से क्लोजली टाइड है। किससे? जो ग्राउंड स्टेशन से मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट्स वगैरह आती है उससे। अब डिस्पाइट द एडवांसेस मेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्मर्स एंड देयर क्रॉप्स आर स्टिल एट द मर्सी ऑफ क्लाइमेट एंड द वेदर। ये कहा जा रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बहुत सारा क्या करा है, एडवांसमेंट किया है, मतलब उसमें बहुत सारा तरक्की करी है, लेकिन फिर भी किसान हैं या उनकी जो फसलें हैं वो अभी भी क्लाइमेट और वेदर के मर्सी पर यानी कि उसी के पर आधारित होकर चल रही हैं। और इंडिया में तो हमें वैसे ही पता है कि इंडिया तो मतलब कृषि प्रधान देश तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है। तो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप्स है या जो मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर है वो मॉनसून के रेन के ऊपर ही निर्भर रहता है। साथ ही साथ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी मे प्रमोट और डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड डिजीजेस विच मे बी इंजूरियस टू बोथ मैन एंड क्रॉप्स। यानी कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी की जो कंडीशंस है वो फंगस या और किसी तरीके की बीमारियों को या तो प्रमोट करेगा, मतलब उनको ज़्यादा हेल्प करेगा कि वो जल्दी जल्दी बढ़े, या फिर डिस्करेज करेगा, है ना। और ये फंगस है या कोई और बीमारियां हैं वो मैन के लिए, मतलब आदमी औरत सभी, मतलब मैन मतलब ह्यूमंस, इनके लिए भी नुकसानदायक है, क्रॉप्स के लिए भी नुकसानदायक है। अब यहाँ पर इसी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि जो डेथ रेट की हम बात करते हैं वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा है, नॉर्मली हाई है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, और डेजर्ट्स में कम है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट्स में जो जर्म्स हैं दे आर नॉट ट्रांसमिटेड रेडिली इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। क्योंकि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी कम है, तो इन एरियाज में यानी कि जो डेजर्ट एरियाज हैं वहां पर जर्म्स जल्दी ट्रांसमिट नहीं हो पाते, तो इस वजह से वहां पर डेथ रेट थोड़ा सा कम है। और ट्रॉपिकल रीजन की हम बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि वहां पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर तो ज़्यादा है लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वहां पर जर्म्स वगैरह काफ़ी जल्दी रेडिली ट्रांसमिट होते हैं, तो वहां पर इन चीज़ों का खतरा जो है वो ज़्यादा बना रहता है। अब हेल्थ के लिए अगर हम बात करें तो कूल फ्रेश माउंटेन एयर जो है वो सबसे बढ़िया है, वो सबसे बढ़िया है, हमेशा ही बढ़िया है हेल्थ के लिए। अब जो है वेल्थ ब्यूरेक्स या फिर मीटरोलॉजिकल स्टेशंस हैं ये पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, ओशियंस में भी है, और ये कुछ सम ऑफ दी मोस्ट अप टू डेट वेदर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं ताकि वो वाइड रेंज ऑफ डेटा को क्या कर सके, गैदर कर सके, है ना। कि और क्यों गैदर कर सके? ताकि कुछ इस तरीके के वेदर मैप्स या सिनॉप्टिक मैप्स बनाने के लिए हमें क्या मिल जाए, कुछ रॉ मटेरियल मिल जाए, इसलिए ये सारा का सारा डेटा जो है ये कलेक्ट कर रहे हैं। दो मैन आर स्टिल अनेबल टू टेम द फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे कि फ्लड्स है, ड्राउट्स, टाइफून्स, हरिकेन्स, है ना, हम अभी तक इन चीजों पर क्या कर पाए हैं, काबू तो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बाढ़ अगर आती है तो वो तो आएगी, है ना। भले ही हमें चीजों की नॉलेज है लेकिन हम बाढ़ को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। सूखा अगर पड़ने वाला है या फिर कभी हरिकेन, टाइफून, इस तरीके के अगर कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं तो उनको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर हमें ट्रेंड की नॉलेज है या फिर वेदर सिस्टम्स जो है दे कैन ऑफन हेल्प टू अवॉइड और रिड्यूस द सीरियसनेस ऑफ द कैलेमिटीज। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम इनको रोक तो नहीं सकते, तो क्या हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ट्रेंड्स की नॉलेज है ना, या फिर जो वेदर सिस्टम्स बनाए गए हैं जो ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस वगैरह कर रहे हैं, तो उससे हम जो इन कैलेमिटीज से जो होने वाला नुकसान है कि फ्लड्स आएगी या ड्राउट होगा, तो उससे जो नुकसान है उसको हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब जो प्रोफेशनल मीटरोलॉजिस्ट होते हैं दे आर एबल टू फोरकास्ट द वेदर फेयरली एक्यूरेटली फ्रॉम लोकल ऑब्जर्वेशंस। प्रोफेशनल मतलब जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको काफ़ी इस फील्ड में, इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो वो लोकल ऑब्जर्वेशन से ही जो है वेदर को काफ़ी अच्छे से क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। अ फॉल इन द बैरोमीटर, अ चेंज ऑफ क्लाउड टाइप्स। बैरोमीटर क्या होता है? ये एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, इसको आगे पढ़ेंगे, है ना। यानी कि अगर प्रेशर में कुछ चेंज हो रहा है या फिर क्लाउड के टाइप चेंज हो रहे हैं, क्लाउड के टाइप्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में पढ़ा है लेकिन यहां पर भी दिया है इसी चैप्टर में, वो भी आगे देखेंगे। या फिर एक ब्राइट सनसेट हो रहा है, या फिर इवन अ विस्पर ऑफ द विंड, यानी कि थोड़ा बहुत कहीं से अगर हवा की आवाज़ भी आ रही है, तो वो एक वेदर फोरकास्टर के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स है,
और वो उस चीजों से अनुमान लगा के ये बता सकते हैं कि आगे क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। A casual glance at the sky will be sufficient for a weather expert to sum up the conditions of the atmosphere। एक कैजुअल ग्लांस अगर वो स्काई की ले लें, मतलब वो आसमान की तरफ को देखें तो उनको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी, उसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को बता सकते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो फार्मर्स जो है दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट अपॉन मीटरोलॉजिकल सर्विसेज। फार्मर जो है वो इसमें काफी ज्यादा क्या हो रहे हैं, मीटरोलॉजिकल की सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। A knowledge of the likely weather of a place will be useful for a farmer to plan his work for the season or the year। यानी कि अगर किसी भी जगह का वेदर अगर किसान को पता है तो वो अपना सीजन के हिसाब से, मतलब उस सीजन में अगर उसको पता लग जाए कि इस साल बारिश कम होने वाली है या इस साल बारिश ज़्यादा होने वाली है, तो वो उस हिसाब से अपनी जो है प्लानिंग कर सकता है कि मैं इस साल फिर वाली फसल उगाऊंगा, है ना। अगर उसको पता लग गया कि बारिश कब होने वाली है तो हो सकता है कि वो फिर जो हमारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस वगैरह है, पैडी वगैरह है, तो उसको वो कम लगाएगा, दूसरी क्रॉप्स को ज़्यादा लगाएगा। फिर साथ ही साथ कुछ फ्रीक्वेंट एग्रीकल्चरल बुलेटिन्स जो हैं वो भी मीटरोलॉजिकल ऑफिसेस के द्वारा इशू की जाती हैं। विल असिस्ट फार्मर्स टू टेक ड्यू प्रिकॉशंस अगेन फ्रॉस्ट, हेल, हैवी स्नोफॉल और अ पीरियड ऑफ पॉसिबल ड्राउट। यानी कि एग्रीकल्चरल बुलेटिन जारी करके क्या होगा कि फार्मर्स को ये बताया जा सकता है कि कब फ्रॉस्ट आ सकती है ना, कब हेल हो सकता है, कब हैवी स्नोफॉल हो सकता है, या फिर कब जो है वो सूखा भी पड़ सकता है। तो उसके हिसाब से वो अपना चीज़ें जो है अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकता है। जो सेलर्स एट सी है, सेलर्स एट सी मतलब जो समुद्र में नाव लेके या समुद्र में जो जहाज लेके चल रहे हैं, सेलर्स एट सी आर वार्न्ड प्रॉम्प्टली ऑफ एनी ऑन कमिंग गेल और टाइफून। यानी कि उनको भी क्या है कि कोई तूफान आने वाला है तो उसके बारे में बताया जाता है। जैसे आप लोगों ने इंडिया में तो बहुत सारे साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, पिछले एक आध साल में काफ़ी ज़्यादा आए भी हैं, है ना। ईस्टर्न कोस्ट पे भी आए हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे भी आए हैं। तो उसको लेकर आपने सुना होगा कि उस समय जब ये चीज़ें होती हैं तो न्यूज़ वगैरह में या जो मीटरोलॉजिकल ऑफिस है उसकी वजह से ये, उसके तरफ से ये वार्निंग जारी की जाती है कि लोगों से अपील की जाती है या लोगों को सलाह दी जाती है कि वो तट के पास यानी कि कोस्टल रीजन में ना जाए। या फिर बोला जाता है कि मछुआरों से, स्पेसिफिकली उनके लिए बोला जाता है कि जो फिशरमैन है या जो मछुआरे हैं उनसे ये बोला जाता है कि आप, उनसे अपील की जाती है कि आप समुद्र में आज के डेट में ना जाएं। जब टाइड वगैरह आने वाला होता है, हाई टाइड, वो भी आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि आज इस समय हाई टाइड की अनुमान है, तो मछुआरों से अपील की जाती है कि आप इस समय समुद्र में ना जाएं। तो ये बेसिकली कैसे हम पता लगा सकते हैं, ये वही सारी बात है कि जब फोरकास्टिंग हो रही है तो उसी के हिसाब से ये चीज़ें इन लोगों को बताई जाती हैं। साथ ही साथ आज के डेट में जो मॉडर्न एयर ट्रांसपोर्ट है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, ज्योग्राफिकल एक्सपेडिशंस हैं और स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट गेम्स या आउटिंग्स हैं, दे ऑफन टेक ड्यू कंसिडरेशन ऑफ मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट्स। अब ये भी ऑब्वियस सी बात है कि एयर ट्रांसपोर्ट भी आप देखते हैं, कभी अगर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है या चीज़ें हैं तो उसके हिसाब से भी इफेक्ट होती है। मिलिट्री ऑपरेशंस है, ज्योग्राफिकल एक्सपेडिशंस है, या फिर आप इसको गेम्स वगैरह से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि कभी आपको पता है कि जो आउटडोर गेम्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट वगैरह है, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है कि कभी बारिश हो जाती है ना। या फिर जब स्पेसिफिकली अगर आप बात करें क्रिकेट में भी जो टेस्ट मैच वगैरह होता है, जो 5 डेज़ का एक क्रिकेट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जब मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले दिन जो भी आपके वो प्री मैच शो वगैरह टाइप आते हैं या उस तरीके की चीज़ों में वो दिखाते हैं कि ओवर द ड्यूरिंग दीज 5 डेज जो वेदर है वो ऐसा रहेगा, आज बारिश हो सकती है या आज थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो सकता है या आज धूप आ सकती है, वो चीज़ें बताते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है, वो सारा ऐसे ही ये फोरकास्टिंग की वजह से पॉसिबल हो रहा है और उनका इन चीज़ों पर सब इन्फ्लुएंस भी पड़ रहा है। अब वेदर की फेयर नॉलेज होना इज नॉट ओनली यूजफुल, वो यूजफुल तो है ही क्योंकि उससे हम अपनी सारी चीज़ें जो है, सारी एक्टिविटीज जो है वो प्लान कर सकते हैं, यूजफुल तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ वो असेंशियल भी है, यानी कि ज़रूरी भी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए नहीं पता होगा, है ना, और मान लीजिए कभी तूफान आने वाला है समुद्र में या कुछ इस तरीके की चीज़ है, हाई टाइड होने वाला है या इस तरीके की कुछ भी चीज़ है, और वहाँ पर अगर लोग चले गए, है ना, लोग अपनी नाव लेके चले गए, मतलब जो सेलर्स वगैरह है या मछुआरे जो फिशरमैन है वो चले गए, तो उनकी जान माल का नुकसान हो सकता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को हार्म उनके पहुंच सकता है। तो इसलिए ये क्या है, यूजफुल भी है और असेंशियल भी है। तो आई होप कि यहाँ तक जो चैप्टर चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ है,
वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा ये हो गया आज का लेक्चर। हम लोग बेसिकली कोशिश वही रखते हैं कि 30-35 मिनट्स के आसपास ही रखें, लेकिन थोड़ा सा अगर कभी टॉपिक बीच में चल रहा हो तो हम उसको फिर कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसको इसलिए यहीं तक रखते हैं। जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट का पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, इससे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमने क्लाइमेट और वेदर के एलिमेंट्स की बात करी कि रेनफॉल है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, विंड है, इन सब के बारे में हम लोग आगे आने वाले सेक्शंस में, आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फुल कोर्स जो है इसका भी बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा और वो आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। वहाँ पर सारे के सारे वीडियोस आपको वही एड फ्री तौर पर मिलेंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने, परचेस करने में कोई भी अगर टेक्निकल क्वेरी आती है तो support@okul.co हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो वेबसाइट है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब के माध्यम से, इन सब के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। और कोर्स रिलेटेड फीडबैक्स है या फिर कोई और सजेशंस आप देना चाहें तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।